सवाल आप पुट कर लीजिए। ये आकस्मिक विजिट का उद्देश्य? जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 6 जिलों का लोकसभा प्रभारी बनाया है। उसी सिलसिले में मेरी एज अ प्रभारी पहली विजिट गाजियाबाद हुई है और इसमें ज़ाहिरी तौर पर 2024 के इलेक्शन को देखते हुए हम सब क्योंकि अब इलेक्शन मोड में जाने वाले हैं, उसकी एक तैयारी के तौर पर मुझे यहाँ भेजा गया था और उसमें यहाँ पे जिलावार जो रिपोर्ट है वो तैयार करके मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपनी है और प्रदेश अध्यक्ष, तो उसी सिलसिले में मेरी ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ वीआईपी सीटें रहेंगी जिसकी घोषणा जो है समाजवादी पार्टी करेगी, क्या उस वीआईपी सीट के अंदर गाजियाबाद की सीट भी होगी? देखिए, क्योंकि जब सीटों का किसी का अभी सामने नहीं आया है तो मुझे नहीं लगता कि मैं गाजियाबाद के बारे में अगर वीआईपी सीट के लिए बात करूँ तो जल्दबाजी होगी, लेकिन जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वो जल्दी ही सबके सामने आएगा। ऐसी क्या मजबूरी है कि आपकी पार्टी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है? देखिए, ये तो हमारे खासकर मीडिया बंधुओं का एक फैलाया हुआ भ्रम है, सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं। जितने हिंदू नरेंद्र मोदी जी होंगे और योगी आदित्यनाथ जी होंगे, मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये प्रत्येक समाजवादी पार्टी में जो हमारे हिंदू भाई और बहनें हैं उनसे ज्यादा बढ़कर के हिंदू हैं। बस ये कि किसी चीज का दिखावा और उसको कैश कराने की जरूरत हम नहीं समझते हैं। जो हमारा धर्म है और उस धर्म को हम अपने साथ लेकर के चलते हैं, उससे कोई चीज अर्जित करने के लिए उस धर्म को नहीं अपनाते हैं। तो ये फैलाया हुआ भ्रम है। ऐसा कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं होता, हिंदुत्व होता है, ये हिंदू हिंदू होता है, उसमें इसकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परिभाषा हो सकती है। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग हो रही है और जाटलैंड की बात हो रही है, तो आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है? देखिए, ये बहुत दिनों से ये मांग चल रही है और इस पर काफी मंथन और वो चल रहा है, लेकिन अभी वही कहना होगा कि ये एक ऐसा तो फैसला है नहीं कि घर को अलग करना हो। इस पर एक बड़ा फैसला होगा और जो भी होगा वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर मंथन कर रहे हैं और वो भी बहुत जल्द सामने आएगा कि हम किस तरफ पड़े। जिस तरीके से 33% आरक्षण की बात हो रही है, तो कितनी महिलाएं आपकी तरफ से होंगी उम्मीदवार के रूप में? देखिए, अभी जल्दी ही मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो जिस तरह 20% महिलाओं के लिए पहले ही ऐलान कर दिया गया है और समाजवादी पार्टी में शुरू से महिलाओं के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता रहा है और जो ये एक दिखावे का परसेंटेज ला करके भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर एक बहुत बड़ा कोई तमगा पहनने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं का पूरा सम्मान रहा है समाजवादी पार्टी में और आने वाले समय में आने वाले लोकसभा हमने विधानसभा चुनाव में भी अच्छा दिया था और लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले 27 के चुनाव में भी महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी और वो सबके सामने तो प्रभारी हैं या पदाधिकारी वो भेजे जा रहे हैं और एक जो हम लोगों का रूट मैप तैयार किया गया है उस पर एक स्पेशल की बहुत सारी चीजें हैं वो हम अभी नहीं बता सकते हैं। हम रूट पर काम करने के लिए लगा दिए गए हैं और उस रूट पर काम कर रहे हैं और जिसका अच्छा नतीजा भी साबित हो रहा है। आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है इस बार? हमारे पास क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे और दावे दोनों में खोखली साबित हुई, इसलिए हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं, क्योंकि जनता के मुद्दे ही हम उठाते आए हैं। तो जो जनता के मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से इन्होंने नौकरियों के ऊपर झांसा दिया, जिस तरीके से आप देखिए कि क्राइम रेट जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर महिलाओं के ऊपर क्राइम किस तरह बढ़ा। अगर आप देखिए मणिपुर में जिस तरीके का मामला हुआ, ये सब एक बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिनको सोचना पड़ेगा। एक इतना बड़ा छलावा कि जिस वक्त में प्रधानमंत्री जी महिलाओं के आरक्षण की बात करके अपनी छाती को चौड़ी कर के दिखा रहे थे और उसी वक्त में उन्होंने महिला राष्ट्रपति को वहां बुलाना भी गवारा नहीं समझा। तो और खासकर जो हम पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की, दलित अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं वो भी हमारे शीर्ष पर रहेंगे। तो कितना असर पड़ने वाला है जातीय जो समीकरण निकल कर आए हैं बिहार का? जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना हुई है और राजस्थान में भी इस चीज का ऐलान हो गया है, यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी शुरू से जाति जनगणना के फेवर में रही है और वो ये कहती आई है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो अगर उत्तर प्रदेश में हम जाति जनगणना की बात करें और इस मुद्दे पर भी चुनाव लड़ेंगे तो यकीनी तौर पर ओबीसी हमारे साथ आएगा। दलित इस चीज को समझ रहा है कि जाति जनगणना की क्या कीमत होगी और कैसे उनको फायदा पहुंचने वाला है। अल्पसंख्यक भी इस चीज के पूरे उसमें है। तो जाति जनगणना वाला जो हमारा मांग है उस पर भी इनका समर्थन हमें मिलने वाला है। अच्छा, एक सवाल है इसके अंदर, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयानबाजी करते हैं कि वो पार्टी लाइन से हटकर है या पार्टी लाइन के अंदर ही रहकर करते हैं? मैं ये कहूँगी कि समाजवादी पार्टी में अगर कोई भी नेता
बड़ा या छोटा इस तरीके के बयान देता है तो यकीनी तौर पर वो उसका निजी बयान समझा जाए, ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको क्लियर कर चुके हैं और समय समय पर वो इस चीज की ताकीद करते रहते हैं कि कोई भी ऐसी अनपार्लियामेंट्री बात न की जाए जिससे किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचे। तो यकीनी तौर पर वो उनका बयान उनका निजी हो सकता है, इससे पार्टी को कोई लेना। तो पार्टी के बयान किस तरह के माने जाए, प्रेस रिलीज के फॉर्मेट में आए वो, या फिर कहा जाए कि आज ये बयान जो है पार्टी का बयान है? देखिए, पार्टी के बयान के बाद जहाँ तक हुई, बिल्कुल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बाकायदा प्रेस वालों को बुला करके कोई आधिकारिक बयान दिया जाता है, वो पार्टी का बयान होगा। या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हवाले से जो भी बयान, चाहे वो समक्ष आपके समक्ष हो बात या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हो, उसको समझा जाए। लेकिन अगर कोई किसी इंसिडेंट के ऊपर कोई नेता आकर के किसी भी भाषा में जवाब देता है तो वो उसका पार्टी से कोई लेना नहीं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि लोग कहते हैं कि गाजियाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, नगर निगम चुनाव में तो हरा नहीं पाए, पार्षद तो सारे हमारे हैं, बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा की। ठीक है, देखिए सपने देखने पर कोई टैक्स तो है नहीं, ठीक है। अगर वो तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सपने देख बता रही रही है। हूँ, मैं किसी को किसी के सपनों पे भी कोई प्रतिबंध लगा सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी अगर सपनों पे भी प्रतिबंध लगाना चाह रही है तो वो एक अलग बात है। और रही बात, समाजवादी पार्टी ने समय समय पर अपनी कुछ, अगर उससे कोई कमी कहीं रह गई तो उससे हमेशा सीखा है। और जो लोग आगे की सोचते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हम अभी तक यहाँ से हमें क्या मिला था, हमें क्या मिलना है और हमें क्या लेना है, हम उस पर फोकस करते हैं। तो अगर गाजियाबाद के लिए हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ से हम लोकसभा की सीट लड़ेंगे और निकालेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है और मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुनव्वर राणा की बेटी हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है मुनव्वर राणा की बेटी से? अब देखिए, मेरा, क्योंकि मैं एक आंदोलन से निकल करके आई हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए सब लोग जानते हैं, और उसके हिसाब से मुझे जो कार्य दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, यकीनी तौर पर मुझ पर कुछ भरोसा किया होगा और उसके बाद मुझे इस तरह से फील्ड में उतारा है, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं और लोगों तक उनकी जुल्म और ज्यादतियों की चीजें पहुंचा सकूं। क्योंकि वो एक महिलाओं की जब वो बात करते हैं तो मुझे दो चीजें याद आती हैं। आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी कि जब हम सीए और एनआरसी का धरना कर रहे थे, आई हैव लेड घंटाघर प्रोटेस्ट इन लखनऊ, तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतनी पार्लियामेंट्री भाषा इस्तेमाल करते हैं और वो कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को उनके शौहरों ने चौराहों पर बिठा दिया। एक मुख्यमंत्री की भाषा है और 33% रिजर्वेशन के लिए कितने हंगामे काट दिए। उसके अलावा एक महिला, यानी मैं जब गृह मंत्री जी आते हैं और मैं किसानों की बात करने के लिए मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे एक लाइन लिखती हूँ कि मुझे सवाल करने का हक है गृह मंत्री जी से कि उन्होंने क्या किया, उस पर मेरे घर में पीएसी के साथ आंसू गैस के गोले लेकर के मुझको हाउस अरेस्ट किया जाता है। क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ, कोई मैं हिस्ट्री शीटर हूँ, मैं कोई आतंकवादी हूँ? लेकिन एक महिला से इतना भय, या फिर आपकी अपनी कलाकृतियों के खिलाफ आवाज उठाने की, आवाज दबाने की जो आपकी नीति बन चुकी है, मैं उसका विरोध करती हूँ। और यकीनी तौर पर मैं इस तरीके की सरकार की और इस तरीके की जो सरकार में बैठे लोग हैं, मैं उनकी पूरी भर्त्सना करती हूँ इनके दिखावे पर, और जो महिला विरोधी है अपने काम करते रहते हैं। थैंक यू।